गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का नया चैप्टर है हमारा रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। रेजिडेंस का मतलब होता है निवास। आपने सुना होगा कई बार, तो कहते हैं कि आपका रेजिडेंस कहाँ है, तो हम बताते हैं कि हम वहाँ रहते हैं। रेजिडेंस का मतलब जहाँ आप रहते हैं, आपका निवास स्थान। और टैक्स लायबिलिटी, तो यहाँ पर आपके निवास स्थान की जो कनेक्शन है वो आपकी टैक्स लायबिलिटी के साथ कैसे है, इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। यानी कि हम इंडिया में कहाँ रहते हैं और इंडिया में कितने दिन रहते हैं, ये डिसाइड करेगा कि हमें टैक्स किस हिसाब से पे करना है और कैसे पे करना है। थोड़ा अजीब सी बात लग रही होगी कि रहने का टैक्स के साथ क्या कनेक्शन है। टैक्स का कनेक्शन तो सिर्फ इनकम के साथ होना चाहिए, पर नहीं। आपकी रहने की स्थिति के आधार पर भी आपके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए मैं इंडिया की सिटीज़न हूँ, ठीक है। सिटीज़न किसे बोलते हैं बेटा, जो जिसके पूर्वज या जिसके एंसेस्टर्स जो होते हैं वो इंडिया में जिनका बर्थ हुआ हो, ठीक है, और जो इंडिया से बिलोंग करते हों। और रेजिडेंस का मतलब तो होगा निवास स्थान। रेजिडेंट, DENT, रेजिडेंट मैं कहलाऊँगी तब जब मैं इंडिया में किस हिसाब से रहती हूँ। मान लीजिए मैं पैदा तो इंडिया में हुई हूँ, मैं सिटीज़न इंडिया की हूँ, लेकिन मैं इंडिया के बाहर ही रहती हूँ पूरा साल, तो फिर मेरी जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, जो मेरा निवासीय स्थिति है, वो डिफरेंट हो गई। कहने का मतलब ये है कि अब एक अमेरिका का पर्सन, एक अमेरिका का सिटीज़न हो सकता है, पूरा साल इंडिया में रहो, और इंडिया का पर्सन पूरा साल अमेरिका में रहो। तो अब आप ये देख लीजिए कि सिटीज़नशिप अलग चीज़ है और निवासीय स्थिति यानी रेजिडेंशियल स्टेटस अलग चीज़ है। हमारा जो टैक्स लगता है वो रेजिडेंस के आधार पर लगता है, रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर लगता है, आपकी सिटीज़नशिप के आधार पर नहीं लगता, ठीक है। अब अमेरिका के एक बंदे की यहाँ पर इनकम टैक्सेबल हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो इंडिया में कितने दिन रहता है, बेशक से वो अमेरिका का सिटीज़न है। सिमिलरली इंडिया का बंदा होते हुए भी, इंडिया का सिटीज़न होते हुए भी हो सकता है इंडिया में मुझे टैक्स ना पे करना पड़े, क्योंकि मैं सारा साल इंडिया में रही नहीं, या जो भी मेरी निवासीय स्थिति है और जिस हिसाब से डिसाइड होगा कि टैक्स कितना पे करना है या कैसे पे करना है, तो वो निवासीय स्थिति बताएगी, वो आपका सिटीज़नशिप नहीं बताएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि सिटीज़नशिप एंड रेजिडेंशियल स्टेटस आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब आ जाते हैं हमारे यहाँ जो असेसीज हैं। असेसीज मतलब जो कर देने वाले, कर का भुगतान करने वाले, उनकी निवासी स्थिति हम कैसे डिसाइड करते हैं। सबसे पहले मैं एक यहाँ पर आ रही हूँ टाइप्स ऑफ रेजिडेंट। पहले तो रेजिडेंट का मतलब आपको समझा ही दिया। रेजिडेंट का मतलब यहाँ रहने से है, ठीक है। आप कितना दिन, कितना टाइम यहाँ रह रहे हैं, वो आपकी निवासी स्थिति हो जाएगी, ठीक है। और आपको हम क्या कहेंगे, रेजिडेंट कहेंगे, निवासी, ओके। अब ये जो निवासी है ये कई तरीके के होते हैं बेटे। सबसे पहले निवासी को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक होता है रेजिडेंट और एक होता है नॉन रेजिडेंट। ये हो गया निवासी और ये हो गया अनिवासी। अब रेजिडेंट आगे दो पार्ट्स में बटेगा, एक है ऑर्डिनरीली रेजिडेंट और एक होता है नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ठीक है। यानी कि ये है ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण निवासी और ये होता है असाधारण निवासी। अब दोबारा से देख लीजिए इसको फिर से। निवासी व्यक्ति को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, यानी कि निवासी के टाइप्स दो हैं, एक निवासी और एक अनिवासी। ये है साधारण निवासी और ये असाधारण निवासी, और इसके कोई टाइप नहीं है। तो इसका मतलब एक जो रेजिडेंट होता है, या तो वो रेजिडेंट होगा और नहीं है तो फिर नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। अब अगर वो रेजिडेंट है तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी है या वो नॉट ऑर्डिनरी है। तो एक पर्सन या तो ऑर्डिनरी होगा या नॉट ऑर्डिनरी होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। समझ में आ गया। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिडेंट्स के होते हैं, कि ऐसे पर्सन जो कि इंडिया के रेजिडेंट हैं और उन्हें हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहेंगे, ठीक है। और जो नॉट ऑर्डिनरी होगी दूसरी कैटेगरी, और तीसरी कैटेगरी हो गई मेरी नॉन रेजिडेंट। अगर कहीं पे भी आप रेजिडेंट वर्ड देखो तो यहाँ पर उसका मतलब इससे होता है, इससे, ऑर्डिनरी से, अनटिल अनलेस उसके साथ नॉट वर्ड यूज़ ना किया हो।
फिर से बता रही हूँ, अगर रेजिडेंट वर्ड यूज़ किया हुआ है तो उसका मतलब ये वाले रेजिडेंट से है, ये वाले से नहीं है, और ये तो बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि हमने रेजिडेंट वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। इंडिया में हर पर्सन का, पर्सन में मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल भी आता है, पर्सन में आपका फर्म भी आती है, पर्सन में कंपनी भी आती है। तो हर पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस के रूल्स इंडिया में अलग अलग हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल की बात करते हैं बेटे। इंडिविजुअल को या ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल यानी मैं और तुम जैसे या तो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे। ठीक है, तो अगर रेजिडेंट हैं तो रेजिडेंट क्यों किसको कहेंगे? रेजिडेंट इस कैटेगरी में आने के लिए आपको 2 बेसिक कंडीशन चाहिए। रेजिडेंट यानी कि ऑर्डिनरी, यहाँ पर रेजिडेंट में आने के लिए पहले तो ये देख लो, रेजिडेंट में आने के लिए आपको 2 बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन चाहिए। देयर आर 2 बेसिक कंडीशंस। ठीक है, उनमें से कोई एक अगर आपने पूरी कर दी तो आप इस कैटेगरी में आ गए, इस वाली में। ठीक है, अगर आपने एक भी कंडीशन नहीं पूरी करी तो फिर आप नॉन रेजिडेंट कहलाओगे। समझ में आया? तो इंडिविजुअल को रेजिडेंट बनने के लिए, इसमें आने के लिए सबसे पहले 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी पड़ती है, उसे मैं बेसिक कंडीशन कहूँगी। जैसे पहली कंडीशन बेटा क्या है कि वो पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर में, पूरे साल में 365 दिन होते हैं और वो कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज़ या ज़्यादा। मतलब कम से कम का मतलब है 182 डेज़ भी हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। या दूसरी कंडीशन है, अगर वो मान लीजिए पिछले साल 182 दिन भारत में नहीं रह पाया तो पिछले साल तो वो खाली चलो 60 दिन में भी काम चला लेंगे हम। पिछले साल वो सिर्फ 60 दिन रहा हो, लेकिन पिछले साल से पिछले 4 सालों में वो 365 दिन रहा हो। वापस आ जाइए इस पर, दोबारा से देखते हैं। पहली बेसिक कंडीशन है ही इज़ इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, और ही हैज़ बिन इन इंडिया, इंडिया में रहा था कम से कम 365 दिन ड्यूरिंग द 4 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। पिछले साल, हमारे लिए पिछला साल है 19-20 यानी 2019 और 2020 के बीच का। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 का है हमारा प्रीवियस ईयर। और इस प्रीवियस ईयर से पिछले 4 साल, उसमें पिछले 4 साल काउंट कर लो। 19-20 से पीछे हो गया 18-19, फिर 17-18, 17-18 हो गया, 18-19 हो गया, 16-17 हो गया और 15-16 हो गया। 15-16 का मतलब होता है 1 अप्रैल 15 से लेकर 31 मार्च 16, फिर ऐसे ही 1 अप्रैल 16 से, इस तरीके से करते करते 4 साल आपने काउंट करने हैं। ये प्रीवियस ईयर के बिल्कुल पीछे के 4 साल हैं, उसमें आपको कम से कम 365 दिन एटलीस्ट। और पिछले साल क्या करना है आपने? एंड इज़ इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। समझ में आ गया? ये 2 बेसिक कंडीशन है, इसमें से एक कंडीशन आपको पूरी करनी होगी।